हेलो बच्चों, मेरा नाम है विवेक शर्मा। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं रेजोनेंस इंदौर के यूट्यूब चैनल पर। जैसा बच्चों मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि मैं आपके लिए लेकर आऊंगा ट्रिग्नोमेट्री के बाद लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। तो आज से हम लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स का चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं। अब देखो बच्चों, ये मैं चैप्टर इतना जल्दी इस तरह से क्यों ला रहा हूं अलग अलग फॉर्म्स में, जो चैप्टर बच्चों को थोड़े से भी डिफिकल्ट लगते हैं या जो चैप्टर बच्चों के लिए स्कोरिंग अच्छे हो सकते हैं, थोड़ी सी मेहनत करने की जरूरत पड़ेगी, ऐसे सारे चैप्टर मैं पहले ला रहा हूं। क्योंकि प्रोबेबिलिटी, स्टैटिस्टिक्स, ऐसे वो चैप्टर जो आप सबने, हर टीचर आपको ये समझा चुका है कि ये चैप्टर्स आप कर लीजिए, आपके पासिंग मार्क्स आ जाएंगे, तो वो तो आप वैसे भी कर चुके होंगे। पर कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो इंपॉर्टेंट हैं, अच्छे हैं, और यदि आप उनको कर लेते हैं तो मार्क्स आने के चांसेस होते हैं, बढ़ जाते हैं। प्रोबेबिलिटी जिसे अपन कहते हैं, तो मार्क्स आने की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है। तो अच्छे मार्क्स के लिए हम कुछ अच्छे चैप्टर्स आपके लिए पहले लेकर आ रहे हैं। उन्हीं में से एक चैप्टर में आपके लिए लेकर आया हूं, लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। ठीक है, चलिए अब इसमें बेसिक समझते हैं। तो लीनियर इक्वेशन क्या होती है बच्चों, ध्यान से देखो। लीनियर इक्वेशन क्या होती है, इसको हम लीनियर इक्वेशन कहते हैं। और ऐसे नहीं समझो, तो ऐसे समझो कि ग्राफ बनाने पर जो भी इक्वेशन एक स्ट्रेट लाइन दे, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। ठीक है, यहां पर इस इक्वेशन की ऐसी कोई लाइन बनेगी, दैट इज कॉल्ड लीनियर इक्वेशन। अब यहां पर यदि हम बात करें तो लीनियर इक्वेशन में क्या क्या होता है, अभी जो हमारा चैप्टर है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, उसके हिसाब से यदि मैं बात करूं तो आपकी लीनियर इक्वेशन कैसी होती है, ax प्लस by इज इक्वल्स टू c। ये आपकी लीनियर इक्वेशन होती है। इसकी भी इक्वेशन के हिसाब से यदि लाइन देखी जाए तो ऐसी बन जाएगी, यस और नो। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं लीनियर इक्वेशन। पहली बात तो ये समझ में आनी चाहिए, और ये है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स। अभी तक फिर भी मैं आपको सिर्फ लीनियर इक्वेशन समझा रहा हूं। ठीक है, अब इसके डिफरेंट फॉर्म्स देख लेते हैं। तो एक स्टैंडर्ड फॉर्म होता है जो मैंने अभी आपको समझाया, एक ये तो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म पढ़ा। एक स्लोप फॉर्म होता है, ये आपके 11th-12th में काम आता है, y इज इक्वल्स टू mx प्लस c या b। और एक आता है आपका पॉइंट स्लोप, ये भी आपके 11th-12th में काम आता है। जब आप किसी भी इक्वेशन को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तो ये स्लोप फॉर्म कहलाता है। ऐसे 2 पॉइंट स्लोप फॉर्म भी होती है। तो इस तरीके से सबके एग्जांपल्स आपके पास लिखे हुए हैं, ये लिखे हुए, ये रहे, ये सब के सब लीनियर इक्वेशंस हैं। इन सब का जब आप ग्राफ बनाने जाएंगे तो कुछ ऐसा बनेगा, या ऐसा भी बन सकता है। ठीक है, तो इनके ग्राफ बनेंगे कुछ इस तरीके से। ठीक है, चलिए अब ये ग्राफ भी दिखा देते हैं आपको, देख लीजिए। ये रहा एक लीनियर इक्वेशन, इसका ग्राफ इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, ये कहां कहां कट कट कर रही है, ये सब मैं आपको समझाऊंगा। ग्राफिकल मेथड जो आपके इस साल आने वाला है ना इस क्वेश्चन के लिए, उसका इतना इजी मेथड सिखाएंगे आपको कि आपका ग्राफ बनने में 5 मिनट भी नहीं लगेंगे। आप यूं कट कट ग्राफ बना डालेंगे। ठीक है, तो ये कैसे बनेगा ये भी आपको समझाया जाएगा। वैसे आपने ये सारी चीजें 9th क्लास में सीखी हैं। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स वहां भी था, वहां पर आपको ग्राफ बनाना सिखाया गया था। पर यदि आपने 9th क्लास में ये पॉइंट या ये चैप्टर किसी भी तरह स्किप कर दिया है तो कोई दिक्कत नहीं है। इस चैप्टर में जो क्लास 10th में है, इसमें हम आपको ये भी सिखा देंगे। ठीक है, तो टेंशन की बात नहीं है। चलिए अब आते हैं हमारे चैप्टर पर, जो हमें समझाता है लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में जो हम पढ़ने वाले हैं वो है, यहां पर हम पढ़ेंगे दो इक्वेशंस के बारे में, a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। ठीक है, दूसरा a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल्स टू 0। ये है हमारी दो लीनियर इक्वेशंस। इस पूरे चैप्टर में हमें ऐसी दो लीनियर इक्वेशंस को सॉल्व करना है, उनके आंसर्स निकालने हैं और बताना है कि कौन सी वैल्यूज ऑफ x एंड y है जो कि इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेंगी। क्लियर, समझ गए? तो अब लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स में यदि हम सिंपल बात करें तो इसको और इसको, इसको और इसको, ये चारों चीजें जो होती हैं ये क्या कहलाती हैं, ये कहलाती हैं आपकी कोएफिशिएंट्स। कोएफिशिएंट्स ये दोनों जो हैं ये आपके कहलाते हैं कांस्टेंट्स। क्लियर, तो ये आपके कहलाते हैं कोएफिशिएंट्स। a1 a2 b1 b2 these are called coefficients. Specifically these are the coefficient of x, these are the coefficients of
y and these are called constant. क्लियर? तो ये बात तो आपको समझ में आ गई। ये स्टैंडर्ड फॉर्म के हिसाब से हम चल रहे हैं, ठीक है। इसमें कोई भी चीज ऐसी होती है जो हमें समझने वाली बात है तो बस ये ध्यान रख लीजिए कि यदि आपको कभी भी इक्वेशंस को कंपेयर करना है तो ऐसे ही करना है कि सारे कांस्टेंट टर्म्स, कोफिशिएंट टर्म्स सारी एक साथ होनी चाहिए, ठीक है। एक्स की टर्म्स, वाई की टर्म्स, कांस्टेंट टर्म्स सारी एक साइड होनी चाहिए। एक साइड सिर्फ क्या होना चाहिए? 0। तब हम इसमें क्या निकालते हैं? a1 a2 b1 b2 c1 c2। अच्छा, ये निकालना क्यों जरूरी है? अभी थोड़ी सी देर में आपको समझ में आ जाएगा कि आपको a1 a2 b1 b2 बहुत तरीके से पहचानना क्यों जरूरी है। यदि आपने ये गलत पहचाना तो एक छोटा सा सवाल जो इस चैप्टर का आता है वो गलत हो जाता है, ठीक है। एक तो बेसिकली आपसे पूछ लिया जाएगा जैसे 3x - 4y + 7 = 0। इसमें x का कोएफिशिएंट बताइए, तो आप क्या बोलेंगे? 3। y का कोएफिशिएंट बताइए। अक्सर बच्चे यहां पर गलती कर देते हैं और वो बोल देते हैं y का कोएफिशिएंट है 4। तो पहली गलती तो यहीं पकड़ लीजिए, कोएफिशिएंट ऑफ y इज नॉट 4, कोएफिशिएंट ऑफ y इज -4। ये प्लस है इसलिए यहां पर नहीं बोला गया, माइनस है तो बोलना पड़ेगा, इसलिए कोएफिशिएंट ऑफ y इज -4 एंड कांस्टेंट इज 7। यदि ये भी माइनस होता तो -7 कहलाता। क्लियर? ये बात आपके समझ में आ जानी चाहिए। अब यदि हम दो इक्वेशंस को पढ़ रहे हैं तो हमें यह भी देखना होगा कि जो लाइंस वो रिप्रेजेंट करेंगी इस ग्राफ पर, जैसे ये दो लाइंस हैं, तो क्या वो ऐसी पैरेलल हो सकती हैं या इंटरसेक्टिंग हो सकती हैं या एक ही लाइन को दिखा रही हूं। ये भी तो हो सकता है इंटरसेक्टिंग ना कर रही हूं, एक ही लाइन को दिखा रही हूं। तो ये सब समझना है हमें इस बार सबसे पहले, ठीक है। चलिए तो देखते हैं कैसे समझते हैं इसको। सबसे पहले द ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पेयर्स ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल इंक्लूड्स टू स्ट्रेट लाइंस व्हिच कुड बी। तो दो स्ट्रेट लाइंस जो आपने प्रीवियसली पढ़ी, ये दोनों, ये किसको दिखाती है? दो लाइंस को। और ये दो लाइंस आपस में तीन तरीके से मिल सकती है, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, या पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, या फिर कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं। अब तीनों का मतलब क्या है? इंटरसेक्टिंग लाइन तो ये हो जाती है, पैरेलल लाइंस ऐसी हो जाती हैं, और कोइंसिडेंट लाइन ऐसी हो जाती हैं। इसके ऊपर ही कोई दूसरे कलर से एक और लाइन खींच दीजिए, ये कोइंसिडेंट लाइन हो जाती है, जिसके कारण एक लाइन के कारण दूसरी लाइन छुप जाती है। मतलब दोनों लाइंस की इक्वेशन ऑलमोस्ट सेम हो जाती है। ऑलमोस्ट सेम क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि ये चीज भी आपको समझाता हूं कि डिफरेंट कैसे होती है, ठीक है। अब ये समझते हैं कि ये कैसे होती है। तो पहली बात, इंटरसेक्टिंग लाइन ये होती है, पैरेलल लाइन ऐसी होती है, और कोइंसिडेंट लाइन एक के ऊपर एक हो जाती है, ठीक है। इसको पास लेकर एक तो ऐसे बना लीजिए। अब दूसरा आता है, लीनियर इक्वेशंस को समझते हैं तो यहां पर ये तो हुई, दिखेगा थोड़ी हर बार भाई आपको ऐसी इक्वेशन दे रखी है, ये ले लीजिए। इसके साथ एक और इक्वेशन दे देते हैं, 7x - 8y + 12। अब दिख थोड़ी रहा है कि लाइनें कैसी हैं, तो हमें तो समझना पड़ेगा कि ये लाइनें कैसी बनेंगी। तो उसको समझने के लिए ही हम यहां पर समझते हैं कि इनकी कंडीशन क्या है। इंटरसेक्टिंग लाइंस तब होती हैं जब हमारी a1/a2 का रेशो इज नॉट इक्वल्स टू b1/b2 का रेशो। रेशो ऑफ a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। इस सिचुएशन में जो लाइंस बनती हैं वो हमेशा इंटरसेक्टिंग होती हैं, जैसे कि ये वाली लाइन 3/7 इज नॉट इक्वल्स टू -4/8। यहां पर कितना आ रहा है? 1/2 रेशो, और यहां 1/2 नहीं है। इसका मतलब इन लाइंस को यदि ग्राफिकली दिखाया जाएगा तो ये एक दूसरे को इंटरसेक्ट करेंगी। अब पैरेलल लाइंस की बात आती है। पैरेलल लाइंस के केस में क्या होता है बच्चों? आपका a1/a2 जो है ये बराबर हो जाता है आपके b1/b2 के, ठीक है। बट तो इसका मतलब स्लोप बराबर हो गई है, बट इनका जो कोफिशिएंट्स कांस्टेंट टर्म्स है इनका रेशो सेम नहीं आता है। तो यहां पर a1/a2 विल बी इक्वल्स टू b1/b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1/c2। इस सिचुएशन में लाइंस कैसी होती हैं? पैरेलल हो जाती हैं। कैसे हो जाती है? पैरेलल हो जाती है। और लास्ट कोइंसिडेंट लाइंस। कोइंसिडेंट लाइंस का ऐसा दिखता है, a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल्स टू c1/c2। मतलब देखिए इसकी लाइन कैसी होगी, जैसे दो एग्जांपल ले लेते हैं, 3x - 7y + 8 इज इक्वल्स टू 0, और दूसरे कुछ भी लिख लीजिए, 8x - 5y + 2।
ये दोनों लाइंस एनी हाउ इंटरसेक्ट ही करेंगे क्योंकि इनका रेशो अलग अलग है। a1/a2 इज नॉट इक्वल टू b1/b2। यहां पर क्या होगा 3x माइनस 7y प्लस 8 इज इक्वल्स टू 0 और यहां पर दूसरी लाइन भी कुछ ऐसी होगी 3x या 3x ना लिखना चाहे बच्चों को लगता है सर सेम क्यों लिख रहे हैं, सेम मत लीजिए 6x माइनस 14y माइनस 12 इज इक्वल्स टू 0। अब हुआ क्या इन दोनों की स्लोप 1/2 यहां भी 1/2। अच्छा एक चीज और पूछ लेता हूं, यदि गलती से मैं यहां प्लस कर दूं, अब बताइए ये इंटरसेक्टिंग लाइंस होंगी या फिर पैरेलल लाइंस होंगी? सोचिए यदि 3x माइनस 7y प्लस 8 इक्वल्स टू 0 का कंपैरिजन 6x प्लस 14y माइनस 12 से किया जाए तो ये दोनों लाइंस जो हैं ये पैरेलल होंगी या इंटरसेक्टिंग होंगी? तो ध्यान से देखो बेटा, यहां पर रेशो आएगा 1/2, यहां रेशो आएगा -1/2। नंबर सेम है पर जो साइन है वो ही बदल गया, यहां प्लस में और वहां माइनस में, तो स्लोप -1/2 एंड +1/2 आर नॉट इक्वल। इसका मतलब ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन में आ जाएंगी। क्लियर? तो ये बात ध्यान रखिएगा कि यहां पर ये इंटरसेक्टिंग कंडीशन में आ जाएगी, इसलिए ये बात ध्यान रखिए कि यहां पर -14 ही होना चाहिए ताकि ये पॉजिटिव और इनका रेशियो भी कैसा आ जाएगा पॉजिटिव। और अब इनका जो स्लोप बन रही है ये 2/3 बन रही है जो कि वैसे भी इक्वल नहीं जा रही है। अब लास्ट आता है कोइंसिडेंट लाइंस। इसमें आप इसको देख लीजिए 3x माइनस 7y प्लस 8 का कंपैरिजन आप एक ऐसी लाइन से करेंगे जिसके इसको किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर दो, प्लस माइनस जिससे आपकी इच्छा हो। -2 से कर देते हैं, -6x माइनस माइनस प्लस 14y और -2 से कराए तो कितना हो जाएगा 16। यहां का रेशो -1/2, यहां का रेशो -1/2, यहां का रेशो -1/2। जब सबका रेशो सेम आ रहा है तो इसलिए मैंने कहा था लाइन ऑलमोस्ट सेम सी दिखती है, एक नंबर कॉमन लेते ही ये सारी लाइन दोनों सेम दिखने लग जाएंगी। क्लियर? तो एक नंबर का मल्टीप्लाई कर दीजिए प्रीवियस इक्वेशन में और यदि आपने सेम नंबर से पूरा मल्टीप्लाई कर दिया तो वो कैसी लाइंस हो जाएंगी? कोइंसिडेंट लाइंस। क्लियर? अब इनको समझ लेते हैं, सवालों में प्रैक्टिस कर लेते हैं। ठीक है, उससे पहले दो वर्ड्स और आ जाते हैं, छोटे छोटे से वर्ड्स हैं, कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट। और एक और वर्ड आता है हमारे, एक आता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। तो देखिए दोनों वर्ड्स कैसे डिफाइन होते हैं, ध्यान से सुन लीजिए। कंसिस्टेंट का मतलब जो मैं समझाता हूं बच्चों को जिससे उनको दिक्कत कभी नहीं आती है, हैव सॉल्यूशन। हैव सॉल्यूशन, ऐसी लीनियर इक्वेशन जिनका सॉल्यूशन पॉसिबल है। सॉल्यूशन मतलब एक्स वाई की एक ऐसी वैल्यू है जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है, दैट इज कॉल्ड सॉल्यूशन। तो ऐसे सॉल्यूशंस की केस को हम क्या बोलते हैं? कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस, सिस्टम ऑफ कंसिस्टेंट लीनियर इक्वेशंस। और इनकंसिस्टेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन वो होता है जब हैव नो सॉल्यूशन, हैव नो सॉल्यूशन। और इस केस में यदि हम प्रीवियस वाले कोई बात को समझें कि इंटरसेक्टिंग, पैरेलल और कोइंसिडेंट लाइंस में, तो ध्यान से देखिए हैव सॉल्यूशन में यदि इंटरसेक्टिंग लाइंस है तो आपके कितने सॉल्यूशन होंगे? यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन में भी एक सॉल्यूशन तो हुआ ही ना, यूनिक सॉल्यूशन का मतलब एक सॉल्यूशन, तो ये कंसिस्टेंट होगा। साथ ही साथ जब लाइन कोइंसिडेंट हो जाएगी तो ये इसको क्या बोलेंगे? इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। इनफाइनाइट सॉल्यूशंस होंगे, पर सॉल्यूशंस तो है। क्वेश्चन में तो ये, इस पॉइंट में तो ये बोला गया कि हैव सॉल्यूशंस। अब यदि सॉल्यूशन या सॉल्यूशंस की बात की जाए तो इन दोनों केसेस में यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, मतलब इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट, ये तो हो जाते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम्स। और इसकी बात की जाए हैव नो सॉल्यूशन, ठीक है, हैव नो सॉल्यूशन, तो इसमें आता है पैरेलल लाइंस, तो इसके कारण इसमें हो जाएगा नो सॉल्यूशन। और नो सॉल्यूशन के केस में जो सिस्टम बनता है दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बात समझ में आई? समझ में आ गई ना? सिंपल सी भाषा में समझे तो यदि सॉल्यूशन पॉसिबल है तो आपका कंसिस्टेंट सिस्टम है, भले वो एक सॉल्यूशन दे चाहे इनफाइनाइट, और सॉल्यूशन नहीं दे रहा है तो दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। अब दूसरा वर्ड आ जाता है इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट सिस्टम कौन सा कहलाएगा? यूनिक सॉल्यूशन वाला। कौन सा वाला? यूनिक सॉल्यूशन। अब यहां पर इन दोनों वर्ड्स का मतलब होता है सॉल्यूशन तो है,
सॉल्यूशन तो है। अब उस सॉल्यूशन में से भी एक कैटेगरी होती है यूनिक सॉल्यूशन की, दैट इज कॉल्ड इंडिपेंडेंट सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। तो जब आपका इंटरसेक्टिंग कंडीशन होगी तो वो हो जाएगा आपका यूनिक सॉल्यूशन। और जब कोइंसिडेंट लाइंस होंगी, ठीक है ना, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस जब हम लेंगे, सॉल्यूशंस जब हम लेंगे तो दैट विल कॉल्ड डिपेंडेंट सिस्टम। ठीक है, कोइंसिडेंट लाइंस की सिचुएशन को आप यहां पर क्या बोलेंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस। तो इंडिपेंडेंट मतलब यूनिक सॉल्यूशन, डिपेंडेंट मतलब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, दोनों मिला के बन जाते हैं कंसिस्टेंट सिस्टम। और एक अलग से कैटेगरी जहां से आंसर नहीं बनता है, दैट इज कॉल्ड इनकंसिस्टेंट सिस्टम। बेटा ये आधे आधे एक एक नंबर जैसे क्वेश्चंस में आते हैं, जो आपके ऑप्शन वाले क्वेश्चंस होते हैं उसमें आ जाते हैं। बट आ जाए, अभी तक तो नहीं आए पर आ गए तो आपको याद होना चाहिए कि कैसे आंसर निकल रहा है, किसका मतलब क्या है, इसलिए मैंने बता दिया। ठीक है, छोटा मोटा क्वेश्चन बन जाए तो ऐसा ना हो कि हमारी छोटी सी जानकारी के कारण क्वेश्चन खराब हो जाए। ठीक है, अब इनको प्रैक्टिकली अप्लाई करते हैं। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द गिवन सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस बोल दिया गया है। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस का मतलब क्या है कि हमारे पास क्या सिचुएशन होनी चाहिए, a1 अपॉन a2 शुड बी इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 शुड बी इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। हम एक बार में इसको कंपेयर कर लेंगे, एक बार इसको कंपेयर कर लेंगे और कॉमन आंसर्स को आंसर दे देंगे। देखिए कैसे करते हैं। सबसे पहले हम इक्वेशंस को लिख लेते हैं एक बार। x प्लस k प्लस 1 y इज इक्वल्स टू 5। और इधर देखें तो यहां पर हमारा आएगा k प्लस 1 x प्लस 9y प्लस 1 माइनस 8k इज इक्वल्स टू 0। अब ये सिचुएशन ही गलत हो गई है। ध्यान से देखिए, यदि मैं आपसे इसका a1 पूछूं तो इसके हिसाब से a1 इसका 1 होगा, b1 इसका k प्लस 1 होगा और c1 इसका माइनस 5 होगा। चलिए आप इसका c1 5 मान लीजिए। पर अब इस हिसाब से यदि हम यहां आते हैं तो इसका a2 हमारा k प्लस 1 होगा, b2 जो है हमारा a2 हमारा k प्लस 1 होगा, b2 हमारा 9 होगा और c2 जो है हमारा, अब देखो दोनों इक्वेशन में इधर कांस्टेंट टर्म इधर है, इधर कांस्टेंट टर्म इधर है, ऐसे कंपैरिजन नहीं हो सकता। इसलिए या तो इक्वल्स टू को इधर ले आओ या इस 5 को इधर ले आओ। इसीलिए मैंने पहले इसको क्या बोला था, -5, क्योंकि जैसे आप इसको इधर लाएंगे तो ये -5 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। अब आपका ये c1 बन जाएगा और ये पूरा c2 बन जाएगा। बस इसके बाद कंपैरिजन इजी है। देखिए कैसे होता है। फॉर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशंस, जब मैनी सॉल्यूशंस की बात की जाएगी तो इनफाइनाइटली, तो इसके केस में हमारी सिचुएशन क्या लगेगी, a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इक्वल्स टू c1 अपॉन c2। दोनों सिचुएशंस को हम फटाफट से वैल्यू पुट कर दीजिए। a1 की वैल्यू आप रखेंगे 1, a2 की वैल्यू आप रखेंगे k प्लस 1, b1 की वैल्यू आप रखेंगे k प्लस 1, b2 की वैल्यू रखेंगे आप 9 और c1 की वैल्यू आप रखेंगे -5 और c2 की वैल्यू रखेंगे आप 1 माइनस 8k। आपकी नहीं भी 3 में से 2 के 2 पेयर बनाइए और आंसर निकाल दीजिए। पहला तो यही बना देते हैं। तो यहां पर जब आप फर्स्ट पेयर बनाएंगे तो ये बनेगा 9 इज इक्वल्स टू k प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, तो यहां से अंडर रूट कर दीजिए तो 3 प्लस माइनस का 3 इज इक्वल्स टू k प्लस 1। सिंप्लीफाई करेंगे तो k प्लस 1 की वैल्यू एक बार आप +3 ले लीजिए, जिससे k की वैल्यू कितनी आ जाएगी 2। इसके बाद इस ब्रैकेट में ही आप k की वैल्यू दोबारा से k प्लस 1 की वैल्यू -3 लेंगे तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी -4। यहां से k की वैल्यू 2 आ गई है, k की वैल्यू एक आई है हमारी +2 और एक आई है -4। अब हम दूसरी सिचुएशन लेके जाएंगे जब हम इस किसी भी एक और ब्रैकेट को कंपेयर कर लेते हैं, वहां से भी हमें आंसर चाहिए। जब हमें आंसर मिल जाएगा तब हम बात करेंगे कॉमनली कौन सा आंसर हमारे लिए एक्सेप्टेबल है। ठीक है, तो यहां पर हमारा 2 और -4 आ गया है। इसके बाद हम ये दूसरा पेयर उठाते हैं। ओके, तो अब ये दूसरा पेयर हम ये वाला उठा लेते हैं, इसका और इसका कॉम्बिनेशन। तो क्या होगा, 1 अपॉन k प्लस 1 इज इक्वल्स टू -5 अपॉन 1 माइनस 8k। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहां पर बन जाएगा 1 माइनस 8k इज इक्वल्स टू -5k माइनस 5। सिंप्लीफाई करिए, 8k को उधर ले जाइए तो 3k हो जाएगा और 5 को इधर ले आइए तो 5 प्लस 1 6 हो जाएगा।
ऐसा करने पर k की वैल्यू आ जाएगी 2। यहां से एक वैल्यू आई है, यहां से हमारे k की 2 वैल्यूज आ रही थी। इन दोनों को कंपेयर करने पर हमारी k की वैल्यू जो दोनों इक्वेशंस को सेटिस्फाई कर रही है दैट इज 2। क्लियर? तो यहां पर k की वैल्यू आपको क्या रखनी होगी? 2 रखनी होगी। जैसे आप 2 रखेंगे आपकी दोनों ये सारी सिचुएशन सेटिस्फाई हो जाएगी। चाहे तो वैल्यू आप पुट भी कर सकते हैं। क्लियर बच्चों? बात समझ में आई कि हमने कैसे करा? अच्छा, आप पेयर में ये भी उठा सकते थे, बट एक ही बात समझिए कि यदि आप इसको पेयर में उठाते हैं तो आपके पास एक क्वाड्रेटिक बनेगी, तो मिडिल टर्म स्प्लिटिंग पे चला जाएगा। इसलिए आप पहले और लास्ट वाले को उठाइए। ठीक है? जैसे आप पहले और लास्ट वाले को उठाते हैं तो ऑटोमेटिकली क्या होगा बच्चों? आपका एक सिंपल लीनियर इक्वेशन ही बनके रह जाएगी। क्लियर? तो यहां पर हमने इनफाइनाइट सॉल्यूशन की सिचुएशन देख ली। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखते हैं। ये रहा, इफ द लाइन्स गिवन बाय दिस एंड दिस आर पैरेलल। अब ये पैरेलल का मतलब क्या होता है? पैरेलल का मतलब होता है कि इनमें a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 एंड नॉट इक्वल्स टू c1/c2। तो जो हमने इस क्वेश्चन में करा सेम करेंगे, बस वहां पर नॉट इक्वल्स टू का एक पेयर भी हम सॉल्व कर लेंगे। देखिए ध्यान से कैसे करते हैं। वही फॉर पैरेलल लाइंस, पैरेलल लाइंस के लिए क्या सिचुएशन होती है? a1/a2 इज इक्वल्स टू b1/b2 इज इक्वल नॉट इक्वल्स टू c1/c2। जब आप ऐसा करेंगे तो वैल्यू डाल दीजिए अब शांति से। 3 अपॉन इधर से इसकी तो 3 है और इसकी 2 है। b1 की वैल्यू 2 की आएगी और b2 की वैल्यू 5 आएगी, और नॉट इक्वल्स टू c1/c2 के हिसाब से डालें तो देखिए फिर वही वाली गड़बड़ है कि ये वाला इक्वल्स टू के इधर है, ये वाला इक्वल्स टू के इधर। तो हमें क्या करना है? दोनों को कंपेयर कर लेते हैं। तो -2 इधर और -1 +1 इधर। ठीक है, ये सिचुएशन हो गई है। आप पहली बात देख लीजिए, ये वाला इसके कभी भी बराबर नहीं जा सकता क्योंकि दोनों में ही k नहीं है। तो बस हमें ये कंपेयर करना है कि k की क्या वैल्यू आए जिससे ये दोनों की जो स्लोप है या ये दोनों का जो रेशियो है वो सेम हो जाए। कुछ मत कीजिए, इसके लिए आपको शांति से बस इन दोनों को कंपेयर कर देना है। 3/2 इक्वल्स टू 2k/5। जब आप ऐसा करेंगे तो 5 3 15 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 4k। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व कीजिए तो k की वैल्यू कितनी आ जाएगी? k की वैल्यू आ जाएगी 15/4। बस k की वैल्यू ये रखिए और आपकी ये लाइन कैसे हो जाएगी? पैरेलल। कैसे हो जाएगी? पैरेलल हो जाएगी। अच्छा, क्या हमें इन दोनों को सॉल्व करना चाहिए? पहली बात तो नहीं, पर यदि किसी के दिमाग में आ रहा हो कि सर यदि यहां पर 2 आंसर आते ना बेटा, तो मैं एक बार को जरूर सोचता कि क्या हो सकता है किसी एक वैल्यू से ये दोनों की स्लोप भी बराबर आ जाए। पर एक ही आंसर आ रहा है और इस वैल्यू से ये इसके बराबर हो जाएगा। यदि ये इसके बराबर हो जाएगा ना तो किसी भी तरीके से इसके बराबर नहीं हो सकता। ये ध्यान रख लीजिएगा। इसलिए बस हमें ध्यान रखना है, यदि कहीं और भी k लगा होता है, इस पूरे सिस्टम में एक ही जगह k है इसलिए सवाल इजी हुआ। यदि इसमें कहीं और k लगा होता, जैसे यहां लगा दिया होता या यहां इसमें कहीं भी लग रहा था, तो रेशियो फिक्स नहीं हो रहा था। तो उस केस के चलते हमें यहां से भी कंपेयर करना होता, ताकि हमें पता लगता है यदि जैसे यहाँ +-15/4 आता तो कोई एक वैल्यू इधर से तो कोलैप्स नहीं कर रही। तो मिक्स होने के केस में हमें ये भी देखना पड़ता। अच्छी बात आपकी कि इस बार ऐसा नहीं हुआ। क्लियर? चलिए ये एक और सवाल है। अब ये सवाल क्या कह रहा है देखें। हाँ, नॉन जीरो सॉल्यूशन की बात कर दी है। एक सॉल्यूशन नहीं होना चाहिए। नॉन जीरो सॉल्यूशन मतलब सॉल्यूशन तो होना चाहिए। मतलब ये चाहता है कि सिचुएशन कंसिस्टेंट की हो, या तो एक सॉल्यूशन मिल रहा हो या इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशंस मिल रहे हो। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर विच द सिस्टम ऑफ इक्वेशंस हैज अ नॉन जीरो सॉल्यूशन। नॉन जीरो मतलब सॉल्यूशन मिल जाए, तो लाइन पैरेलल ना हो, या तो कंसिस्टेंट हो जाए या फिर क्या हो जाए आपकी इंटरसेक्टिंग सिचुएशन में आ जाए। चलिए तो इसके लिए हम देखते हैं क्या कर सकते हैं। पहले हम इंटरसेक्टिंग सिचुएशन देख लेते हैं। इंटरसेक्टिंग सिचुएशन के लिए हमें पता है कि a1/a2 शुड नॉट बी इक्वल्स टू b1/b2। तो यहां से यदि हम वैल्यू डालें तो 5 शुड नॉट बी इक्वल्स टू 3 और इधर से 10 और इधर k है। तो यदि ऐसा हो तो k की वैल्यू क्या नहीं होनी चाहिए? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 5k इज नॉट इक्वल्स टू 30, k should not be equals to 30/5 which means k should not be 6।
यदि आप k यहाँ 6 डाल देते हैं तो क्या होगा, देखो 5/10 का मतलब 1/2 और यहाँ भी 6 डाल देते हैं 1/2। तो दुनिया में इस k की वैल्यू आप जो डालना चाहें डालिए, k बिलोंग्स टू r, k बिलोंग्स टू r, बट क्या एक्सेप्टेड नहीं है 6, तो वो आप एलिमिनेट कर दीजिए शांति से। क्या एलिमिनेट करना है आपको, -6। यदि आपने ये लिख दिया तो आपके पूरे पूरे नंबर आ गए। क्या k की वैल्यू 6 एक्सेप्ट नहीं है, r क्या होता है, रियल नंबर। दुनिया का जो नंबर तुम्हारे दिमाग में आ रहा है डाल दो, बस 6 मत डाल देना। यदि आपने 6 नहीं डाला तो ये सिस्टम हमेशा नॉन जीरो सिचुएशन में इंटरसेक्टिंग कंडीशन डाल देगा। अब दूसरी सिचुएशन पे आ जाते हैं जिसकी हम बात कर रहे थे। नॉन जीरो की एक सिचुएशन तो होगी इंटरसेक्टिंग सिचुएशन। एक सिचुएशन कौन सी होती है बच्चों हमारी, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और जब इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सिचुएशन आती है तो हमारी बात होती है a1/a2 शुड बी इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। अब जैसे आप ये कंपेयर करने जाएंगे तो यहां पर क्या जाएगा, 5/10 इक्वल्स टू 3/k इक्वल्स टू 0/0, और ये कंडीशन कभी नहीं बनेगी। क्यों, क्योंकि मैथमेटिकली 0/0 इज नथिंग, ये सिचुएशन पॉसिबल ही नहीं है। तो इस केस में आप इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन की सिचुएशन को सॉल्व ही नहीं करेंगे। तो आपका आंसर क्या जाएगा, यदि आपको चाहिए नॉन जीरो सिचुएशन तो k की वैल्यू आप r डालिए एक्सेप्ट 6 मतलब 6 नहीं डाल सकते। तो इस तरीके से आपका ये सवाल बड़े आराम से हो जाएगा। क्लियर। इसके बाद देखें, तो इसके बाद मैंने आपको दे दिए थोड़े से होमवर्क। ये होमवर्क क्यों, क्योंकि यदि आप सीख रहे हैं और सीखना चाहते हैं, यदि आपने आधा घंटा अपने घर वालों से फोन ये कह के लिया है कि पापा मेरे को ये टॉपिक समझ नहीं आ रहा, मुझे कहीं से देखना है, कहीं से पढ़ना है, और आप वीडियो पे पहुंच गए, तो करने के बाद आपके पास क्वेश्चन होना चाहिए जिसका आप आंसर ढूंढे। तो इसलिए 2 क्वेश्चन आपको हम उसमें दे रहे हैं जहां पर आप ये क्वेश्चन करिएगा और करके हमें कमेंट बॉक्स में मेंशन कीजिएगा कि आपका इसके क्या आंसर आए। क्लियर। चलिए आज के लिए इतना ही। इस चैप्टर को मैंने वैसे भी बोला है कि आपका हर चैप्टर में 2 पार्ट में बनाऊंगा, तो यहां पर मैंने आपको पहला जो बेसिक पार्ट है वो कंप्लीट कर दिया है। इसके बाद हम जो दूसरा पार्ट लेकर आएंगे उसमें हम आपको लीनियर इक्वेशंस को हर लेवल पे सॉल्व करना सिखाएंगे। मतलब पहले हम ग्राफिकल मेथड सीख लेंगे, सब्स्टिट्यूशन मेथड सीख लेंगे, फिर एलिमिनेशन भी सीखेंगे। साथ ही साथ इस चैप्टर की सबसे ज्यादा डिफिकल्टी वाला पार्ट होता है जब वर्ड फॉर्म आ जाती है और हमें उससे इक्वेशन ट्रांसफॉर्म करनी होती है। तो इक्वेशन फॉर्मेशन का तरीका भी हम आपको सिखाएंगे। ठीक है, तो बने रहिए हमारे साथ ताकि आप ये सारी चीजें जो मैंने आज आपको बोली हैं ये आप सीख सकें। ठीक है, वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब अभी तक नहीं करा है तो प्लीज कर लो भाइयों, क्योंकि ये वीडियोस आपके लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली हैं। थैंक यू।